Aliya Gupta. Today we'll study a new topic, Joule's law of heating. इसे हम और कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि ये एक सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। जब एक सेल होता है तो हम उसे सेल कहते हैं, जब दो या दो ज़्यादा सेल होते हैं तो हम उसे बैटरी कहते हैं। अब ये जो सेल है इसके अंदर केमिकल्स हैं जो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, और जब हम इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो दे सेट द चार्जेस इन मोशन, और अगर चार्जेस मोशन में है तो फिर इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होगा। अभी तो जो केमिकल रिएक्शन हुआ है सेल में, उसमें कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई होगी, तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। लेकिन अब उस केमिकल एनर्जी का क्या होगा? हमने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीखा है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। तो ये केमिकल एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन क्या सारी की सारी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है? नहीं, थोड़ी सी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जैसे ये बल्ब है, जल रहा है। अब अगर मैं इसे बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ करती हूँ और इसके बल्ब को टच करती हूँ तो ये बल्ब बहुत गर्म होगा। या फिर टेबल फैन, जैसे हम किसी टेबल फैन को बहुत ज़्यादा देर तक कंज्यूम करते हैं तो उसे पीछे से टच करें तो उसकी मोटर जो है वो गर्म हो रही होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जब भी किसी कंडक्टर या वायर में से करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। अब आइए एक दूसरा केस लेते हैं। इस केस में क्या होगा? थोड़ी सी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी नहीं बनेगी, ऑलमोस्ट सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी बन जाएगी। ये केस है इलेक्ट्रिक आयरन और रूम हीटर्स का। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है? उसमें करंट गया और कपड़े प्रेस करने लगी। रूम हीटर में क्या होता है? उसमें करंट गया और कमरा गर्म करने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी ही कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। इस टाइप के सर्किट में क्या होता है कि जो रेजिस्टर या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर होता है ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है टू द वोल्टेज सोर्स। जैसे इस वाले सर्किट में ये जो वोल्टेज का सोर्स है, यानी कि ये सेल, इससे जो रेजिस्टर है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ऐसे सर्किट्स को हम कहते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स। तो इन दोनों केसेस से माना कि किसी में थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और किसी में ऑलमोस्ट सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन हम कंक्लूड करते हैं कि जब भी एक कंडक्टर या वायर से करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती ही है। इसी चीज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था सर जूल ने 1841 में। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी किसी कंडक्टर या वायर में से करंट फ्लो करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तो फिर हीट प्रोड्यूस होगी। When current flows through a conductor or wire, then heat is produced. और उन्होंने साथ में ये भी ऑब्जर्व किया कि जो हीट प्रोड्यूस हुई है, जिसको हमने H से डिनोट किया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर के स्क्वायर के, तो I स्क्वायर, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर से, मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और आखिरी चीज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि कितनी देर तक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब टाइम। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सो इन अदर वर्ड्स H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT भी लिख सकते हैं, I स्क्वायर RT। और इसी फॉर्मूले से हम जो हीट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इजी वर्ड्स, इट इज द इफेक्ट ड्यू टू विच
is the effect due to which heat is produced when current flows through a conductor or wire. ये वो इफेक्ट है जिसकी वजह से कंडक्टर या वायर में जब करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। और क्योंकि इसे जूल ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था तो उन्हीं के नाम पे ऑनर पे इसका नाम रखा गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अगर एग्जाम में आए तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि पहले it is the effect due to which heat is produced when current flows through wire or conductor। फिर आप लिख सकते हैं it is denoted by H से हम डिनोट करते हैं। और तीसरी चीज आप ये लिख सकते हैं H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R और H is directly proportional to T। H is equal to I square RT लिखें, इतना सफिशिएंट होगा। एक बात और, हीट की SI यूनिट होती है जूल। अब जैसे सर जूल ने H is equal to I square RT फॉर्मूला डिराइव किया था वैसे हम भी कर सकते हैं। देखिए हम सब जानते हैं P is equal to H upon T, तो H हो गया PT। अब P is equal to VI, तो मैं P की जगह VI लिख सकती हूँ, H is equal to VIT। और उस फॉर्मूला को डिराइव करने में हमारा पहला फॉर्मूला आ गया जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं हीट। अब देखिए हम सब जानते हैं ओहम्स लॉ, तो V को मैं IR लिख सकती हूँ, तो H is equal to I into R into I into T। तो I को मैं I square लिख सकती हूँ, तो H is equal to I square R T। और ये हमारा दूसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब अगर हमें V दिया हुआ हो और R दिया हुआ हो तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकालेंगे। I इस फॉर्मूले में I स्क्वायर की जगह मैं V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो R से मैं R टाइम्स R स्क्वायर काट सकती हूँ, तो ये क्या है? H इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू T अपॉन R। और ये हमारा तीसरा फॉर्मूला जिससे हम हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन तीन फॉर्मूला की हेल्प से हम हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला है H इज इक्वल टू VIT, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। दूसरा फॉर्मूला है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, मतलब स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इनटू द टाइम। और हमारा तीसरा फॉर्मूला है H इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू T अपॉन R, मतलब स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इंटू टाइम अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ध्यान रखिए अभी न्यूमेरिकल तो हर एक्सरसाइज ही करनी चाहिए, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। जैसे एग्जांपल 12.10 जो NCERT में दिया हुआ है, उसमें बोला है an electric iron consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at maximum rate। तो हमारा P1 कितना दिया हुआ है? 840 watt। P है पावर and 360 watt when the heating is at minimum। तो P2 कितना है? 360 watt। The voltage is 220 volt, तो हमें V दिया हुआ है 220 volt। What is the current and resistance in each case? मतलब हमसे पहले I1 पूछा है, फिर I2 पूछा है, फिर R2 पूछे और फिर R1 पूछा है। पहले I1 and I2 और R1 and R2। पहले हम I निकालते हैं। देखिए हम इसे निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, P इज इक्वल टू VI। P1 लिख देती हूँ मैं, P1 इज इक्वल टू VI1। P1 कितना है? 840 इक्वल टू 220 इंटू I1। तो I1 की वैल्यू आ रही है 840 अपॉन 220, तो ये आएगी
कि 3.8 करके कुछ, बुक में देख लेते हैं, 3.82 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा I1। अब I2, P2 इक्वल टू VI2, वैल्यू हमें गिवन है 360 इक्वल टू 220 इंटू I2, तो 360/220 इक्वल टू I2, तो I2 आएगा कुछ 1.6 एम्पियर। तो ये अपने I1 और I2 निकाल दिए। अब आगे हमें R1 और R2 निकालना है। वैसे हम ओहम्स लॉ से निकालेंगे, लेकिन ये V²/R से भी निकाला जा सकता है। हमें निकालना है R1 और R2। वो कैसे निकालेंगे? अगर इस I को मैं V/R लिख सकती हूँ, तो ये हम P = V²/R वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो P = V²/R, P1 = V²/R1। तो P1 कितना है? 840 = 220 इंटू 220 अपॉन R1, तो ये होगा R1 = 220 इंटू 220 अपॉन 840, 11 and 42, और ये हुआ 21 और 110, तो 1210/21। कुछ वेट, we can use the calculator. 1210/21, 1210 divided by 21, इसकी वैल्यू आएगी 57.6 ओहम। तो ये हमने R1 निकाल दिया। अब हमें निकालना है R2। V²/R2 will be equal to P2, तो 360 के बराबर होगा 220 इंटू 220 अपॉन में R2। तो R2 की वैल्यू होगी 220 इंटू 220 अपॉन 360, ये 18, 11, 9, 110, 1210/9। अब इसकी कितनी वैल्यू होगी? 1210 डिवाइड बाय 9, 134.4 ओम। इसकी वैल्यू होगी, R2 की वैल्यू होगी 134.4 ओहम। तो हमने I1 भी निकाल दिया, I2 भी निकाल दिया, R1 भी निकाल दिया और R2 भी निकाल दिया। So that was all for today's tutorial. Keep liking, keep subscribing and keep suggesting how can I make the video better. Thanks for watching. Have a great day.